प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को मिलेगी नई दिशा। मानसखंड मंदिरमाला मिशन की होगी शुरुआत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके दी जानकारी। देवभूमि में पीएम मोदी और सीएम योगी की रैली से होगा भाजपा का चुनावी आगाज। कार्यक्रमों पर लगी मुहर। 25 मई से दून दिल्ली के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। सिर्फ 3 घंटे का होगा सफर। ये मोदी करेंगे शुभारंभ। आपातकाल पर डॉक्यूमेंट्री बना रही भाजपा 25 जून को देश भर में दिखाएगी। तरुण चुग ने बताई रणनीति। यमुनोत्री आए यूपी व राजस्थान के 2 यात्रियों की मौत। 8400 यात्री रवाना केदारनाथ हुए। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में हेल्प डेस्क की स्थापना। प्रदेश में 27 मई तक चक्रवाती तूफान का अलर्ट। बिजली विभाग में छुट्टियां रद्द। सभी को अपने अपने दफ्तर में तैनात रहने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। खबर देहरादून से है, जहां पर पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को बुनाएगी बीजेपी। महा जनसंपर्क अभियान के दौरान विकास तीर्थ कार्यक्रम करेगी। पूरे राज्य में बीजेपी बुनाएगी पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट। पार्टी लोकसभा स्तर पर विकास तीर्थ कार्यक्रम करेगी शुरुआत। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को बुनाएगी बीजेपी। महा जनसंपर्क अभियान के दौरान विकास तीर्थ कार्यक्रम होंगे। 10 से 12 जून तक होंगे विकास तीर्थ कार्यक्रम। विकास कार्यों को लेकर के विकास स्थल पर बैठकें होंगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को बीजेपी बुनाने की तलाश में है। महा जनसंपर्क अभियान के दौरान विकास तीर्थ कार्यक्रम होंगे। 10 से 12 जून तक होंगे विकास तीर्थ कार्यक्रम। विकास कार्यों को लेकर के विकास स्थल पर बैठकें होंगी। देहरादून से खबर आपको बता रहे, पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को बीजेपी बुनाएगी। महा जनसंपर्क अभियान के दौरान विकास तीर्थ कार्यक्रम होंगे। पूरे राज्य में बीजेपी बुनाएगी पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को। इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी अंकित काला हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, जिस तरीके से बीजेपी जो है अब पूरी तैयारी में जुटी है, पीएम मोदी के प्रोजेक्ट को बुनाने की फिराक में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? देखिए हरीश, उत्तराखंड में जो अगले साल लोकसभा के इलेक्शन होने हैं उसको लेकर के भाजपा पूरी तरीके से काफी गंभीर दिख रही है। प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई। उसमें निर्णय लिया गया कि चूंकि 2024 का इलेक्शन है, इसके अलावा बागेश्वर का उपचुनाव है, तो इन सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यक्रमों को विस्तार देगी। इसके तहत 30 मई से महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत राज्य में होने जा रही है, जो कि जून तक चलेगा। और भाजपा इसके माध्यम से जनता से सीधा संवाद करेगी, उनसे बातचीत करेगी, उनकी समस्याओं को जानेगी। और भाजपा ने एक और निर्णय लिया है हरीश, कि इसके तहत अब सिर्फ जनता के सिर्फ गेट तक कार्यकर्ता नहीं जाएंगे, बल्कि उनके घर में जाकर के उनकी समस्याओं को जानेंगे, उनके साथ अन्य जो उनके कार्यक्रम है उसको संचालित करेंगे। तो इस तरीके से भाजपा ने कई सारी रणनीति जो है वो तैयार की है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चल रहे हैं उसको भी बुनाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। तो ये जो तमाम कवायद है 2024 के इलेक्शन को लेकर के, इसको लेकर के उत्तराखंड बीजेपी पूरी तरीके से तैयार दिख रही है। और प्रदेश की जो कार्य समिति की बैठक हुई है उसमें तमाम निर्णय जो है वो लिए गए हैं। और अब बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत होने जा रही है। 30 मई से ये महा जनसंपर्क अभियान शुरू होगा और जून तक इसने चलना है। और इसके तहत जनता के साथ सीधा संवाद करके, और जो प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट है, चाहे फिर वो ऑल वेदर रोड हो, चाहे फिर वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट हो, चाहे फिर वो तमाम अन्य कार्य हों, तो इन सब चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी जनता के बीच में जाएंगे। सवाल ये है कि इन ड्रीम प्रोजेक्ट को बुलाने के बाद भाजपा को चुनाव में क्या कुछ लाभ मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यही है कि राज्य की 5 लोकसभा जो सीटें हैं उसको भाजपा एक बार फिर से अपनी झोली में डाले। इसकी कवायद में अभी से भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। हादिस।
जी अंकित, जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी जो है फुल कैंपेन मोड में दिखाई दे रही है, अब जिस तरीके से महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत उत्तराखंड से हो रही है, और कौन कौन से नेता जो है वो उत्तराखंड में दिखाई देंगे पीएम मोदी और सीएम योगी के अलावा? देखिए, अभी भाजपा ने जो कार्य समिति की बैठक इसमें करी है हारिस, इसमें यही निर्णय हुआ है कि अब चूंकि लोकसभा के इलेक्शन है तो तमाम जो भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व है तो इनकी जनसभा जो है, इनके कार्यक्रम उत्तराखंड में कराए जाए, एक विशाल जनसभा कराई जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इसमें सबसे पहले नंबर पे है ही। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ है, जिनका भी एक कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए उत्तराखंड बीजेपी जुटी हुई है, उनसे अनुरोध किया जाएगा। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे भी अनुरोध किया जाएगा कि उनकी भी एक चुनावी रैली जो है वो यहाँ पर कराई जाए। और इसके अलावा भी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेतागण हैं जिनको कि उत्तराखंड में जनसभा के लिए आमंत्रण जो है वो उत्तराखंड भाजपा की तरफ से दिया जाएगा। तो इस तरीके से तमाम जो कैंपेनिंग तरफ से आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं भाजपा इस चीज को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त है कि केंद्र की जो मोदी सरकार है उसने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में किस तरीके से देश और राज्य का विकास किया है, इस तरीके की बातें भाजपा के नेतागण कहते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार जो केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं इसको जन जन तक पहुंचाएंगे। इसी के उद्देश्य से महा जनसंपर्क अभियान की भी शुरुआत होने जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ और इनके अलावा भी तमाम जो अन्य वरिष्ठ नेतागण हैं उनकी भी एक विशाल जनसभा कराने की तैयारी में उत्तराखंड में भाजपा जुट गई है। जी अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से अंकित ने बताया कि महा जनसंपर्क अभियान की तैयारी में बीजेपी जुटी है उत्तराखंड में। रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जनपद उधम सिंह ने खटीमा के सुरई वन रेंज में बनी वर्षों पुरानी मजार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से बचाने के लिए आज भारी संख्या में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा तथा उत्तराखंड दिव्यांग सशक्तिकरण एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने खटीमा उप जिलाधिकारी को ऐतिहासिक मजार से जुड़े तथ्यों से संबंधित साक्ष्य सौंप करके मजार न तोड़े जाने की गुहार लगाई। इस दौरान साक्ष्य के आधार पर लोगों ने कहा कि मई 1943 में खंडहर में तब्दील मजार को तत्कालीन वन रेंज अधिकारी चतुर्वेदी ने मजार का पुनर्निर्माण कराया था। ये लगभग 157 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक मजार है जिससे मुस्लिम वर्ग के साथ ही विभिन्न वर्गों के लोगों की भावनाएं एवं आस्था जुड़ी हुई है। इस जगह पर वर्ष में एक बार भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लोगों ने इस ऐतिहासिक मजार को अवैध कब्जा न मान करके इसे सुरक्षित रखे जाने की गुहार प्रशासन से लगाई। कोर्ट की दखल में और प्रशासन की तरफ से जो क्षेत्र उसके संबंध में आज वो स्कूल तक गए। मजार के लोग मेरे पास आए थे, उनका कहना है कि जो सुरई रेंज में एक मजार बनी हुई है वो काफ़ी पुरानी है, लगभग 157 वर्ष पुरानी हजरत नजू मियाँ की मजार है। और इसके उसमें उन्होंने कुछ साक्ष्य भी मेरे को दिए, कोई किताब का एक एक्सट्रैक्ट निकाला, उसका हिंदी तर्जुमा मेरे को दिया हुआ है प्रिंट आउट करके। तो एक जाँच का विषय है, एसडीओ फॉरेस्ट को मैं जाँच करने को दूंगा। अगर ये पाया जाता है कि काफ़ी वर्षों पुरानी तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सरकार द्वारा 2000 रुपए के नोट को बंद किए जाने के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां पर भाजपा इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसे देश हित में बता रही है, तो वहीं पर दूसरी ओर विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार का ये फैसला आम आदमी की कमर तोड़ने वाला है। विपक्ष ने नोट बदलवाने के लिए आरबीआई द्वारा लगाई गई लिमिट को भी आम आदमी के खिलाफ बताया है। वहीं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का तर्क है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास वो ऐसा चश्मा है जिससे वो देख रहे हैं कि कुछ लोग ब्लैक मनी को जमा कर रहे हैं। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर 2016 के नोटबंदी के ऐलान के बाद एक बार फिर सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया है। हालांकि इस बार सिर्फ 2000 रुपए के नोट को ही सरकार बंद करने जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला लिया है। हालांकि ये वैध मुद्रा बना रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दें। आरबीआई ने बताया कि 30 सितंबर तक 2000 रुपए का नोट वैध मुद्रा में बना रहेगा, यानी कि जिनके पास इस समय 2000 रुपए के नोट हैं, उन्हें बैंक में एक्सचेंज करना होगा। आरबीआई ने इस फैसले के बाद बैंकों में नोट बदलवाने के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। आम आदमी की सरकार के इस फैसले पर मिलीजुली राय आ रही है। बढ़िया है, इसमें जो आम पब्लिक को नुकसान नहीं होगा। जिन लोगों ने नोट अपने घर में रख रखे हैं बेईमान आदमियों ने, उनको नुकसान होगा। सरकार को ये चाहिए कि उनके खाते चेक करे जा कि भाई कहाँ से पैसा आया। भाई 2000 का नोट उसमें बैंक में लिख के देगा, भाई 2000 के मैंने नोट जमा किए। मैं व्यापारी हूँ, 2 महीने से मेरे पास 2000 का एक भी नोट नहीं आया। इसका मतलब मार्केट में दबा रखा या फिर सरकार के पास जो जमा हो गया। नोट तो चलो वापस हो जाए, करप्शन खत्म हो जाए, इस चीज़ से तो सारे खुश हैं। लेकिन आम आदमी को दिक्कत ना हो, किसी चीज़ की परेशानी ना हो, जैसे पहले हुई थी। पहले नोटबंदी हुई थी, परेशानी बहुत हुई थी, इसलिए किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। करप्शन खत्म हो जाए, इससे तो सब खुश है। सर वैसे दिक्कत तो उनको होगी जिनके पास ज़्यादा नोट हैं, जिन्होंने जमा कर रखे हैं। जो आम जनता है, हमने तो साल भर से देखा नहीं है 2000 का नोट। और जिनके पास ज़्यादा है दिक्कत तो उन्हीं को आएगी। जैसे हमारे पास है, अब हम 20,000 रुपये की नौकरी करते हैं, अगर हमें मालिक 20,000 रुपये देगा भी सैलरी, तो हम अपने अकाउंट में डाल लेंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर जिनके पास ज़्यादा नोट है उनको दिक्कत आ सकती है। वहीं राज्य में 2000 के नोट बंद किए जाने के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले को आम आदमी की कमर तोड़ने वाला बताया है। विपक्ष ने नोट बदलवाने के लिए आरबीआई द्वारा लगाई गई लिमिट को भी आम आदमी के खिलाफ बताया है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस फैसले को राष्ट्र हित में बता रहे हैं। वहीं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का तर्क है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ऐसा चश्मा है जिससे वो देख रहे हैं कि कुछ लोग ब्लैक मनी को जमा कर रहे हैं। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है। कुल मिलाकर देश के साथ ही उत्तराखंड में 2000 रुपए के नोट बंद करने पर सियासत गर्मा गई है। सही क्या हुआ, पहले वाले में 99.5% पैसा रिजर्व बैंक में वापस आ गया, तो वो गलत साबित हुआ इनका फैसला। 16,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम लगी उन नए नोटों को छापने में। एटीएम मशीनों में व्यवस्था दोबारा करने में पैसा खर्च हुआ, वो देश का पैसा खर्च हुआ, देश को नुकसान हुआ। जो मध्यम वर्गीय कारोबारी थे, निम्न मध्यम वर्गीय कारोबारी थे, उनके कारोबार खत्म हो गए, वो परेशान रहे, बर्बाद रहे। लोगों को अपनी बेटियों की शादी में पैसे की दिक्कतें आई। तो आज 2000 का नोट बंद करके क्या वो चिप कहाँ चलेगी जो कह रहे थे इनके बीजेपी वाली चिप लगी है, जहाँ ज़्यादा नोट होंगे वो पकड़ में आ जाएगा, गिरफ्तारियाँ हो जाएंगी, कहाँ गए? और फिर जो इसमें सबसे बड़ी कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले भी बड़े लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा, आम आदमी को फ़र्क पड़ा, और आज भी बड़े लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा। 20,000 की आपने क्यों कर दिया जी, सीमा क्यों तय कर दी? अगर किसी घर में 1 लाख रुपए हो, 1 लाख रुपए एक दिन में क्यों नहीं बदल सकता? आप 20,000 रुपये एक दिन में बदलेंगे, ये क्यों कह रहे हैं? इससे छोटे आदमी को फ़र्क पड़ेगा, बड़े आदमी को क्या फ़र्क पड़ा? प्रचलन से बाहर कर दिया तो कुछ अच्छा ही सोच के मोदी जी ने किया होगा। और क्योंकि मोदी जी को पता रहता है किन घरों में कितना माल है, तो उनका चश्मा ही ऐसा है कि मशीनें बुलाई जा रही हैं गिनती के लिए। कुछ लोग आज की तारीख में इस दिशा में बढ़ रहे होंगे तो उनके लिए झटका है। बड़ा ड्रामा है। पहले 500 1000 के नोट बंद किए, कहा सारा काला धन खत्म हो जाएगा, और फिर 2000 का नोट चला दिया। 5 साल भी नहीं हुए और उसके बाद वो बंद कर दिया गया। मुझे लगता है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि ये कन्फ्यूजन है, दुविधा है, एक सही स्पष्ट नीति नहीं है। और मुझे लगता है ये सब करने से कुछ काला धन समाप्त नहीं होने वाला है। सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। एक तरफ जहां भाजपा के नेता इस फैसले को सराहनीय बताते हुए इसे राष्ट्र हित में बता रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष इस फैसले को आम आदमी के खिलाफ बता रहा है। सवाल ये है कि क्या 2016 में प्रधानमंत्री का नोटबंदी का फैसला गलत था? आखिर नोटबंदी से देश और राज्य को क्या फायदा हुआ? आखिर क्यों सरकार को अपने ही फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं?
क्या माना जाए कि नोटबंदी का फैसला भी जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है? आखिर भाजपा के नेता 2016 में भी सरकार के फैसले को देश हित में बता रहे थे और आज 2023 में भी सराहना कर रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बेटी के विवाह समारोह की तारीखों के तय होने और विवाह के कार्ड के वायरल होने से नमाज में मचे बवाल के कारण आज पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम से परिवार की रजामंदी ने अपनी बेटी की शादी के कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है। बेनाम की बेटी शादी 27 से 28 मई को होनी तय थी और बेनाम के अधिकांश नाते रिश्तेदारों को आमंत्रण कार्ड भी बांट दिए गए थे। उन्होंने सख्ती से बेटी की खुशी के लिए शादी समारोह को आयोजित करने का निर्णय लिया था, लेकिन लगातार पूरे देश भर से सनातन धर्म के अनुयायियों ने दबाव बनाया है, जिसके चलते मजबूरी में अपनी बेटी की शादी से पीछे हटना पड़ा। चल रहा है जो मैं आपको हम लोगों ने कहा कि ये कार्ड जो है नहीं छपाना चाहिए था। देखिए, मैंने एक स्वाभाविक रूप से इस कार्ड को छपाया और मैंने, आप लोग इस बात के गवाह है कि मैंने 2 महीने पहले इस बात को कहा था कि मेरी बच्ची की शादी जो है एक मुस्लिम लड़के से होने जा रही है और हम लोग खुशी से इस शादी को कर रहे हैं। दोनों साथ पढ़ते, दोनों सर्विस में हैं और एक बहुत अच्छा परिवार है। ये नहीं कि वो मुस्लिम परिवार है तो हम ये कहें कि साहब हमें नहीं करना है। आजकल 21वीं सदी का ज़माना है और सारे लोग इस बात को लेकर स्वतंत्र हैं, लेकिन कार्ड के वायरल होने के बाद इस तरह का माहौल जो है क्रिएट किया जा रहा है। मैं उनको भी बुरा नहीं कहूँगा, अपनी अपनी सोच है। तमाम तरह के मुझे मैसेज आए हैं, कई लोगों ने बड़ी सभ्यता के साथ बात की है और मैंने एक अनुभव होने के नाते जो मेरा रहा है उसके अपने पेशेंस को मैंने बिल्कुल बरकरार रखा, क्योंकि पब्लिक है, बोलती रहती है। तो मैंने इन सब भावनाओं को देखते हुए मैं उस परिवार का भी धन्यवाद दूंगा, अपने जो हमारे नगर के पंडरी स्थित 3 कच्ची झोपड़ी और एक पक्के मकान में शनिवार को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आसपास की झोपड़ियों को भी चपेट में ले लिया। आग से घरेलू सामान, राशन, अनाज आदि जल करके नष्ट हो गया। आग की सूचना पर कृषि उत्पादन मंत्री समिति और सिडकुल से 2 दमकल वाहन पहुंचे और इस दौरान 3 मासूम बच्चे और 2 बकरियां पक्के मकान में आग की लपटों के बीच में गिर गए। बच्चों की चीख पुकार पर फायर कर्मियों ने पक्के मकान की दीवार को पीछे से तोड़ करके 3 बच्चों और बकरियों को सकुशल बचा लिया। सूचना पर एसडीएम तुषार सैनी, तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी मौके पर पहुंच के उन्होंने अग्नि से हुए नुकसान की जानकारी ली। अग्निशमन अधिकारी दुर्गा भंडारी ने बताया कि आग से गुड्डू पुत्र ओमकार को 2 लाख की क्षति, महेंद्र को 1 लाख, देवेंद्र पुत्र हरनाम को 2 लाख, अब मुन्ना 1.5 लाख, मुकेश 1 लाख, राकेश पुत्र चुन्नूलाल का भी 1 लाख का सामान जला है। उन्होंने प्रभावितों को हर संभव मदद देने के लिए अधिकारियों से वार्ता की। इस मौके पर लीडिंग फायरमैन लक्ष्मण सिंह, चालक मकबूल हुसैन, उमेश दानू, कमल सिंह, फायरमैन मनोज सिंह, बोहरा, सत्येंद्र यादव, भैरव दत्त, मनोज कुमार, जगत सिंह, पंकज कुमार टीम में मौजूद रहे। तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने बताया कि पंडरी गांव में आग से खाद्य सामग्री जल गई। एसडीएम ने मौके पर निरीक्षण किया था। आपको बता दें कि 9 प्रभावितों को तत्काल 5-5 हज़ार की आर्थिक सहायता तहसील प्रशासन ने प्रदान की। ग्राम पंडरी में 9 परिवारों के झोपड़ियों में हवा के साथ दूर से आई चिंगारी से अग्निकांड होने के कारण इनकी जो खाद्य सामग्री, कपड़े, बर्तन आदि जल गए थे। इनको, जिसका जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निरीक्षण किया गया, अग्निशमन द्वारा और स्थानीय पुलिस द्वारा भी। और इसमें अभी मेरे द्वारा इनको 5-5 हज़ार रुपये की हेतु सहायता से कुल टोटल 9 परिवारों को 45 हज़ार रुपये वितरण कर दिया गया है। कोई जनहानि या पशु हानि इत्यादि नहीं हुई, बाकी उनकी झोपड़ी जो बर्तन इत्यादि थे वो नष्ट हो गए। वहीं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट विधिवत अरदास के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस पावन अवसर पर लगभग 2000 संगतों की उपस्थिति में श्री हेमकुंड साहिब जी की पावन यात्रा का भव्य रूप से आरंभ हो गया। ऋषिकेश गुरुद्वारा परिसर से 17 मई को पंच प्यारों की अगुवाई में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री गणों द्वारा जत्थे को रवाना किया गया।
जो कि गुरुद्वारे गोविंद घाट से गोविंद धाम पैदल चलते हुए आज सुबह तड़के श्री हेमकुंड साहिब पहुंचा। बैंड बाजों की धुनों एवं संगतों द्वारा कीर्तन किए गए। पुष्प वर्षा के बीच पंकज प्यारों की अगुवाई में गुरुद्वारा साहिब के मुख्य ग्रंथी मिलाप सिंह और गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के प्रबंधक सरदार गुरनाम सिंह द्वारा पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों को सुखासन स्थल से दरबार साहिब में लाया गया तथा सुखमनी साहिब जी का पाठ किया गया। वहीं पवित्र धाम श्री हेमकुंड साहिब में काफी बर्फ होने के बावजूद हर्षोल्लास के साथ देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा शुभारंभ हो गई। 418 इंडिपेंडेंट कोर के जवानों एवं प्रशासन के साथ गुरु घर के सेवादारों ने भी यात्रा की तैयारियों के लिए बहुत सहयोग किया। वहीं नैनीताल जिले की नवनियुक्त जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कलेक्ट्रेट में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इससे पूर्व वो अल्मोड़ा जिले की जिलाधिकारी थी। पत्रकार वार्ता के दौरान नवनियुक्त जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही जनपद में आम जन की छोटी समस्याओं को प्राथमिकता से लेने व त्वरित निदान के हेतु अधिकारियों के साथ बैठक करके उसके निदान का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि 2013 बैच की आईएएस अधिकारी वंदना इससे पूर्व पिथौरागढ़ में मुख्य विकास अधिकारी व डीएम रुद्रप्रयाग रही। शासन में अपर सचिव व आयुक्त ग्राम विकास तथा निबंधक सहकारिता जैसे अहम पदों पर जिम्मेदारी निभा चुकी है। हर जगह की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। जैसे कि आपने जो नैनीताल जनपद के लिए जो भी प्राथमिकताएं हैं, यहाँ के जो इश्यूज हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा। जनपद में कुछ इश्यूज पार्किंग को लेकर, कुछ इश्यूज ट्रैफिक को लेकर भी रहे हैं। तो आगे जो सीज़न आ रहा है वर्तमान में लगभग 1.5-2 महीना ये बहुत ज़्यादा पीक रहेगा। उसमें इश्यूज सामने आएंगे, समस्याएं आएंगी। विभागीय अधिकारी जो सक्षम हैं विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए, उनके साथ इसका रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू करके जो भी तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से निस्तारण होंगे उनका प्रयास रहेगा। मैं विभागीय अधिकारियों के साथ पर्यटन सीजन के संबंध में एक पृथक से बैठक करूंगी, तो जो भी आवश्यक निर्देश होंगे उसमें विभागीय अधिकारियों को दे दिए जाएंगे। तो मेरे पूर्ववर्ती अधिकारी ने यहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स करवाए हैं, शुरू किए हैं, उनको मेरा प्रयास रहेगा कि आगे बढ़ाया जाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।